हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? ओके। आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी कक्षा 10 विज्ञान का सेक्शन दूसरा है, सेकंड है जैव प्रक्रम या जीव जगत, मतलब बायोलॉजी का पोर्शन। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों का पहला ही टॉपिक क्या है, जैव प्रक्रम। आपको सिलेबस बताए भी थे, उसमें भी बताए थे कि बायोलॉजी जो है जैव प्रक्रम से स्टार्ट करनी है। ठीक है बच्चों, पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। तो आप कहेंगे कि जो जीव गति करते हैं सजीव कहलाते हैं, जो गति नहीं करते हैं वो निर्जीव कहलाते हैं। ठीक है ना? तो इसमें भी ठीक है, हम जानवर हैं, गति कर रहे हैं, हम मनुष्य भी गति कर रहे हैं ना, सजीव कहला गए ना। लेकिन जो कुत्ता है या फिर बच्चा है लेटा हुआ होता है, क्या वो सजीव नहीं कहलाएगा, निर्जीव कहलाएगा? क्योंकि वो तो लेटा हो, तो चल ही नहीं रहा है, क्या कहलाएगा? आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो सजीव है, निर्जीव नहीं है, सजीव है, बस लेटा है, अभी चल नहीं रहा है। ठीक, जो चलेगा। ठीक है, तब तो फैन भी चल रहा है ना, अभी देखिए फैन चल रहा है और मैं ये मार्क कर ली हूँ ना, अगर मैं ऐसे इसको घुमा दे रही हूँ अभी तो चल ही रहा है। लेकिन कहोगे क्या ये सजीव है? तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये तो निर्जीव है, सजीव तो है नहीं। ठीक, पेड़ पौधे तो चलते ही नहीं है, तो एक जगह स्थायी रहते हैं, तो क्या वो निर्जीव है? तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो सजीव, हमने सुना वो सजीव है। तो आखिर पता कैसे चलेगा कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है? ठीक, तो वही चीजें हम लोगों को पढ़नी है जैव प्रक्रम के अंतर्गत, लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत। ठीक है, देखिए लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है। हमारी जो लाइफ है, जीवन है, इसमें होने वाली समस्त घटनाएं, होने वाली समस्त क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है बच्चों, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं सब किसके अंतर्गत आती हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। क्या क्या है जैव प्रक्रम के अंतर्गत? क्या क्या चीजें हैं? पोषण है, श्वसन है, परिवहन है और उत्सर्जन है। ठीक है बच्चों, अब ये हम कहेंगे पोषण किसे कहते हैं, तो आपने सुना भी होगा, फिर से जान लीजिए कि हम जो भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं और उससे हमको एनर्जी मिलती है, तो भोजन ग्रहण करने से लेकर उसके पाचन तक, पाचन होने के बाद उसके अवशोषण तक, श्वंगीकरण तक का जो सारी प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत आती है? पोषण के अंतर्गत आती है बच्चों। ठीक है, अब ये पोषण है तो बस पोषण से काम चलता नहीं है, चलना ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए भोजन हमने कर लिया, भोजन ग्रहण कर लिया, उसका पाचन हो गया, तो हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमने तो भोजन खाया माउथ से और जाके पच गया स्टमक में, हमारे पेट में पच गया, पेट में ही रह गया, अब हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? क्वेश्चन है ना? हाँ, इसका जवाब हम देते हैं आपको। जो भोजन, यहाँ से देखिए कि हमने एक छोटा सा फिगर ड्रा किया, यहाँ से मान लीजिए माउथ है, यहाँ हमने भोजन ग्रहण किया, ठीक है, ये आया। मान लीजिए हमने यहाँ एक स्टमक बना दिया, एक्चुअली बहुत छोटा है बच्चों, तो इसी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर एक्रीट होता है, आप स्ट्रक्चर देखे होंगे, यहाँ क्या होता है? एक्रीट होता है, ऐसे ये स्टमक है,
तरीके से बड़ी याद बना देते हैं बच्चों। स्पेस की कमी की वजह से कम में ही बनाने की कोशिश करते हैं। कॉइल फॉर्म में मुड़ा हुआ जो होता है छोटी याद होती है, आपने सुना भी होगा। चलिए, ये हमने एक रेफ्ली डायग्राम बना दिया पाचन तंत्र का। ठीक है, ये हमने एक रेफ्ली डायग्राम बना दिया आपको। मान लीजिए भोजन को ग्रहण कर लिया हमने, माउथ से भोजन को ग्रहण कर लिया। ये ग्रास नली है, ये स्टमक है। यहाँ आया, भोजन का डाइजेशन हुआ, यहाँ से आके छोटी आंत में आ गया, पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से छोटी आंत से जो है भोजन के कण को एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, अब ये आता है कि यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया गया तो गया कहाँ? तो वह प्रक्रिया आती है परिवहन, मतलब कि रक्त में जाता है। जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वह लिक्विड फॉर्म में हो के हमारे ब्लड में चला जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के ब्लड में चला जाता है। ओके, अब ब्लड जो है हमारे हर एक पार्ट में है। आप जानते भी हैं कि हमारे बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ ब्लड नहीं है। पतली पतली पूरे शरीर में नसें फैली हुई हैं, वहां से जाता ब्लड में चला तो गया। अब हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो एनर्जी जो मिलेगी श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत मिलेगी। श्वसन की क्रिया होगी, ठीक है, श्वसन की क्रिया होगी तो वह जो फूड है, फूड से टूट कर हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। इन सबको हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे बच्चों। अगले वीडियो में किस तरीके से जानेंगे कि कैसे परिवहन की क्रिया होती है, कैसे उत्सर्जन होती है, कैसे श्वसन होती है, इसको जानेंगे। अभी हम लोग यहाँ रफली थोड़ा सा जान लेते हैं एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, परिवहन हो गया, श्वसन हो गया। अब आता है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा खा लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को नहीं होती है, वो चीजें कहाँ जाएंगी? ठीक है बच्चों, वो चीजें उत्सर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, वह चीजें हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक, यहाँ हम लोग जान लेते हैं, इतना आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी कि ये चारों जो है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मान लीजिए अगर पोषण नहीं होता, हमको एनर्जी कहाँ से मिलती? अगर एनर्जी मिल भी जाती, अगर श्वसन की क्रिया नहीं होती, हम सांस नहीं लेते तो क्या जीवित रह पाते? बिल्कुल नहीं। अगर जीवित भी रह रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, अगर ब्लड नहीं होता तो क्या वो ऑक्सीजन हमारे अन्य बॉडी के अन्य पार्ट तक पहुंच पाता? क्या हमारे शरीर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल पाता? बिल्कुल नहीं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, ये भी क्रिया हो गई, ये भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन क्या सारी चीजें हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो ही जाता है? क्या कुछ चीजें अपशिष्ट नहीं? देखिए अभी गर्मी का मौसम है, पसीने हो रहे हैं ना, ये भी एक तरीके का अपशिष्ट पदार्थ ही है जो हमारे शरीर से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फंगस होते हैं, छोटे छोटे रोगाणु होते हैं, या फिर हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे एसिड बन रहे होते हैं, हानिकारक तत्व बन रहे होते हैं, वो पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें तो हो गई आपके उत्सर्जन। और जो चीजें अपशिष्ट हमारे शरीर में अगर पड़ा ही रहे तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो इसलिए उत्सर्जन भी जरूरी है ना। तो क्या हुआ, ये चारों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये पढ़ते होने वाली, हमेशा घटित होने वाली घटनाएं हैं और जरूरी भी है। ठीक है, तो ये रही थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन। बाकी एक एक टॉपिक को एक एक दिन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं पोषण के बारे में।
ठीक है, तो मैं बोर्ड को जब तक इरेज कर रही हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर भी कर दीजिए, और जो बच्चे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे क्लास तब, नहीं अच्छा लगे तो आपके ऊपर है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग पोषण जान लेते हैं। तो आपको हमने बताया कि जो चीजें ग्रहण करते हैं वही चीजें, अभी जो भी चीजें हमने बताया मानव से रिलेटेड बताया है, ये चीजें जो हैं सेम हमारे जो पेड़ पौधे होते वो भी सजीव हैं, उनमें भी ये घटनाएं घटित होती हैं। जब हम विस्तार से इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें हम लोग वहां जानेंगे। ठीक है, सारी घटनाएं, पेड़ पौधे भी पोषण करते हैं, वो भी श्वसन की क्रिया करते हैं, उनमें भी परिवहन की क्रिया होती है और उनमें भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। बस जो माध्यम होता है और मेथड होता है, तरीका होता है, वो अलग होता है। ठीक है बच्चों, तभी पोषण आपको बताए कि जो भी हम न्यूट्रिशन की क्रिया कर रहे हैं, पोषण की क्रिया कर रहे हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हम इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, उसके पचने तक, उसको एसिमिलेट होने तक, मतलब उसका अवशोषण स्वांगीकरण होने तक का जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वह पोषण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और पोषण हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक भी है, एनर्जी के लिए आवश्यक है। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर पोषण बड़ी चिल्लाली पोषण कितनी प्रकार का होता है। क्या मानव में और प्लांट्स में एक ही जैसे होते हैं, अन्य जानवरों में एक ही जैसे होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। सबके जो पोषक तत्व हैं, पोषण है, या जो खाने का पदार्थ है, खाने का माध्यम है, सब कुछ अलग अलग होता है, सब में अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ मुख्यतः जो पोषण है 2 प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, आप बोलेंगे कि तो हम जानते ही हैं, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्वपोषण, इसको स्वपोषी भी बोलते हैं, स्वपोषण, और दूसरा परपोषण। इसी को जो स्वपोषण है और परपोषण है, इसी को जो जीव जिस अंतर्गत आते हैं उसी को बोल दिया जाता है, या सिंपल सा परपोषी और स्वपोषी। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि स्वपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं? तो आप जानते भी हैं और बता भी दे रहे हैं कि वे जानवर जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते वे परपोषी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, परपोषी, इसको विषम पोषी भी कहते हैं। ठीक है, अब स्वपोषी में जैसे पेड़ पौधे हो गए, आप जानते भी हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वह सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपने जड़ों से यशु यानी जल लेके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, अपना भोजन बनाते, इसलिए उनको स्वपोषी कहा जाता है। आप कहेंगे अरे हम लोग भी तो अपना भोजन बनाते हैं। लड़कियां कहेंगी हम तो घर में खाना बनाते हैं। लड़के कहेंगे अरे हम भी तो कभी कभी बना लेते हैं, मम्मी भी नहीं बनाती हैं, मम्मी तो मेरा खाना बनाती हैं, तो स्वपोषी हुए हम लोग भी? बिल्कुल नहीं। वो चीजें तो हम लोग पकाने का काम करते हैं खाने के लिए, एक्चुअली में उसको हम रॉ मटेरियल के द्वारा बनाते थोड़ी ना है। चावल को हम खुद ही थोड़ी ना उगा लेते, वो जब तक उगे ना हम उगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम तो उस उगे हुए चावल को पका के खाते हैं। ठीक, इसलिए हम लोग स्वपोषी नहीं है, हम लोग उस चावल पे डिपेंड है, उस चावल के पौधे पे डिपेंड है, सब्जी के पौधे पे डिपेंड है, ना कि हम लोग खुद बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है बच्चों, इसलिए जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है, नील हरी शैवाल है, नील हरित शैवाल है, कुछ बैक्टीरिया हैं,
ठीक है। जो कि अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। ठीक, अब आते हैं परपोषी। वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे पौधे या किसी दूसरे जानवर पर आश्रित रहते हैं, वे परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है। अब परपोषी जो हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ के अंतर्गत कहा जाता है, कुछ उनके आवास के अंतर्गत कहा जाता है। तो यहाँ हम जान लेते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपके बुक में 3 प्रकार का है एनसीईआरटी पैटर्न के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो पहला जो है, यहाँ हम 3 टाइप्स कर लेते हैं। पहला जो टाइप है बच्चों वह है प्राणी सम विषमपोषी। प्राणी सम परपोषी, जिसको इंग्लिश में होलोजोइक बोला जाता है। ठीक है। दूसरा जो है वह है मृतोपजीवी। दूसरा क्या है? मृतोपजीवी। ठीक है। और तीसरा जो है परजीवी। तीसरा क्या है? परजीवी। अब आप कहेंगे कि मृतोपजीवी को स्क्वेंजर्स बोला जाता है, परजीवी को पैरासाइट बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। अब प्राणी सम परपोषी किसे कहेंगे? अब आपका क्वेश्चन होगा ना, यहाँ 3 चीजें आ गई, किसको क्या बोला जाएगा? क्यों यहाँ मैम ने 3 चीजें लिख दी? क्या चीजें हैं? तो आपने सुना भी होगा कि जो प्राणी समपरपोषी होते हैं वह जो भी भोजन है, भोज्य पदार्थ है, वो सीधे निगल जाते हैं। ठीक है, सीधे निगल जाते हैं और उसका डाइजेशन होता है स्टमक के अंतर्गत या उनके पेट में। ऐसे जीव जो भोज्य पदार्थ को सीधे निगल जाते हैं और उनका पोषण जो है पेट के अंदर उनके अन्य पाचन तंत्र के अंतर्गत होता है, वो प्राणी समपरपोषी कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक, जैसे हम लोग हैं, भोजन को करते हैं, मुंह से खा लेते हैं, वो धीरे धीरे जाता है स्टमक में, जाके उसका पाचन होता है। ठीक, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सारी अपने भोजन को खा लेते हैं और फिर जाके उनका क्या होता है, पेट में जाके उसका पाचन होता है, फिर उसको एनर्जी मिलती है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अगला है मृतोपजीवी, स्क्वेंजर्स बोला जाता है। ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, सड़े गले या जीव डेढ़ पदार्थों को, मरे हुए जीवों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कुछ कवक आपने सुना होगा, जैसे कुकुरमुत्ता देखा है ना आपने? देखा है, बिल्कुल देखा है। वो भोजन स्वयं बनाते हैं? बिल्कुल नहीं बनाते हैं। आप देखते होंगे कि जहाँ बिल्कुल सड़ा गला है, पुआल है, मिट्टी सड़ी हुई है, लकड़ी सड़ा हुआ है, उसी पे वो गुरु कर जाते हैं, करते हैं ना। इसको तो ठीक है, डिकम्पोजर्स बोला जाता है, सॉरी, डिकम्पोजर्स बोला जाता है। ठीक, तो ये अपना भोजन वहां से ग्रहण कर लेते हैं। अगला है परजीवी, जो पूर्ण रूप से अपना भोजन नहीं बना पाते, दूसरे पे आश्रित रहते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं। जैसे लड़कियां होती है ना, सर में जुए पाई जाती है ना, तो क्या है, अपना भोजन बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो सर के जो सर है उसमें से ब्लड को सक करते हैं, तो आश्रित है ना। ठीक, मच्छर है ना, गर्मी का मौसम में बहुत सारे मच्छर उड़ रहे होते हैं, कहीं भी थोड़ा सा काट के चले जाते हैं, अपना भोजन बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो तुरंत अपने पिन को चुभोए
और ब्लड को सक किए और उड़ गए, ठीक, अपना भोजन ग्रहण कर लिया। ये क्या है? परजीवी है। जैसे प्लांट्स में भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं। जैसे अमरबेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि अमरबेल ऐसा पौधा है जो जिसकी पत्तियां येलो कलर की होती है, रंगीन होती हैं, उनमें हरा कलर नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना भोजन नहीं बना पाते, वो दूसरे पौधे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये परजीवी हो गए। इसी में एक आता है सहजीवी। आ रहा है तो बता दे रहे हैं, सहजीवी। ठीक है बच्चों, सहजीवी। सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस न्यूट्रिशन, ऐसे जीव जो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, एक साथ रहते हैं, सिम्बियोसिस कहलाते हैं या सहजीवी कहलाते हैं। जैसे लाइकेन का नाम सुना होगा, आगे सुनेंगे भी। लाइकेन ये कवक और जो शैवाल होते हैं दोनों एक साथ जीवन यापन करते हैं। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए भोजन अपना नहीं बना सकता। जो शैवाल होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलता है, उनको नाइट्रोजन की जरूरत हो रही होती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो कवक होते हैं बच्चों, वह उसको रहने के लिए स्थान देते हैं। उनके ऊपर जो होते हैं, कवक के ऊपर जो होते हैं, शैवाल रह रहे होते हैं। ठीक है, और जो शैवाल होते हैं जब भोजन बनाते हैं तो उस भोजन का उपयोग जो है खुद भी करते हैं और जो कवक होते हैं उनको भी देते हैं, इसलिए वो साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी की जो पोषण है, जो हम लोग का पहला टॉपिक है पोषण, किस तरीके से मानव में पोषण होता है, किस तरीके से पौधों में पोषण होता है, इन सबको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, अगले क्लास में जानेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। मानव में जो है पाचन तंत्र किस तरीके से होता है, इनमें कितने प्रकार के पाचक रस होते हैं, कब डाइजेशन की क्रिया होती है, कब नहीं होता है, हमको एनर्जी कैसे मिलती है, इसको जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि पौधों में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। कोई अगर अमीबा है उसमें न्यूट्रिशन की क्रिया किस तरीके से होती है, कोई अन्य जीव है जैसे मवेशी है उनमें किस प्रकार से न्यूट्रिशन की क्रिया होती है, इन सब के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग अब तक नहीं सब्सक्राइब किए जाइएगा। और अगर वीडियो में कहीं भी ऐसा आपको लगा हो कि चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।